आ गया ना। देखो थोड़ा सा हम प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई भी सेंटेंस का दो लेवल पर मीनिंग होता है। एक, कोई भी सेंटेंस कोई भाषा में लिखते हैं तो जो दो चीज ध्यान देना पड़ता है कि सेंटेंस व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध हो। अब व्याकरण क्या है, तो कौन शब्द को कहाँ रखें, ठीक है, किनके साथ कौन आर्टिकल लगेगा, कौन प्रीपोजिशन लगेगा, ये सारा चीज व्याकरण है। और दूसरा चीज सेंटेंस का अर्थ। प्रीपोजिशन व्याकरण का हिस्सा है। प्रीपोजिशन से कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं मिलता है। प्रीपोजिशन जोड़ता है। अब ढेर सारे प्रीपोजिशन हैं तो नियम बना हुआ है इस प्रीपोजिशन का यहां यहां यूज होगा। डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इनवाइट का मतलब न्योता देना। चाय, कॉफी, नाश्ता, खाना, रात का खाना, शादी का न्योता, ये जो आप न्योता देते हैं तो उसका वर्ब है इनवाइट। नाउन है इनविटेशन और वर्ब है इनवाइट। किसी को भी न्योता देते हैं तो आप चाय पीने के लिए न्योता दे सकते हैं, नाश्ता के लिए, खाना के लिए, रात के खाना के लिए, शादी के लिए, रिसेप्शन पार्टी के लिए। कौन सा प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा? टू प्रीपोजिशन। ये याद यही रखना है कि टू प्रीपोजिशन, इनवाइट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा। एरर में दे सकता है फॉर, न जानने पर यह भी सही लगेगा, लेकिन ये सही नहीं है, सही है टू। अब आ जाइए सेंटेंस में कहता है गलती ढूंढिए, तो माई कजन सही लिखा हुआ है। पास्ट टेंस में है कि न्योता दिया था मेरा भाई। किसको? तो मुझे, ठीक है। टू प्रीपोजिशन सही है। अब ये न्योता किसके लिए, किस कार्यक्रम के लिए दी थी? टू हर बर्थडे पार्टी। जन्मदिन की जो पार्टी मना रही थी उस पार्टी में आने के लिए मुझे न्योता दी थी। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस सही होने का शर्त क्या है? शर्त है कि अर्थ पूरा निकलना चाहिए। उसे बंद कीजिए। सेंटेंस सही होने का कि अगर एक पूरा आइडिया कंप्लीट होना चाहिए एक सेंटेंस में, और अगर कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीमेंट दे करके पूरा कीजिए। यही काम है कंप्लीमेंट का। उसका नाम है पूरक, अर्थ पूरक शब्द। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आइडिया, जो एक बात वो कहना चाह रहा है, एकदम सही है कि मेरी कजन है, वो अपने जन्मदिन पार्टी के लिए में आने के लिए मुझे न्योता दी थी, इनवाइटेड दी थी। आइडिया पूरा है, इतने कहना चाह रहा है, ये कंप्लीट आइडिया है, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो अब इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए, आगे बढ़ जाइए। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। रोज हमेशा कहते हैं कि पैसिव वॉइस के लिए अगर कोई सेंटेंस आपको दे रहा है कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो कहिए कि ठीक है तोरा जे देना है दे दे, हमरा कोई दिक्कत ना हो। ओकरा में ये तीन वर्ड जरूर होना चाहिए, चाहे जहां रखल हो। ये तीन वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये होना जरूरी है। अब तबे वो पैसिव वॉइस में बदलेगा उस सेंटेंस। तो तुम जो सेंटेंस दे रहे हो उसमें कहाँ है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट? इट इज टाइम टू रिवाइज द। हमको वर्ब तो मिल गया और इसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया। वर्ब है, रिवाइज का मतलब
रिवीजन करना। तो वर्ब तो मिल गया रिवाइज, और इसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया द सिलेबाई। सिलेबस का प्लूरल है सिलेबाई। सिलेबस एक विदेशी शब्द है जिसका प्लूरल सिंगुलर होता है सिलेबस, प्लूरल होता है सिलेबाई, पढ़ते हैं उसको सिलेबाई, राइट। तो हमको वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो एक चीज जान लीजिए कि इन तीनों में ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये ना भी होगा ना तो हम अपने तरफ से किसी को दे देंगे। ई दूगो तो है, रिवाइज द सिलेबस, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा मालूम है? जरा सीखने की बात है। इट इज टाइम, इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा ही नहीं, तो इसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, सीख लीजिए। ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसको तो ऐसे ही उतार दीजिए। अब जो है ना, इस ये इतना जो लिखा हुआ, इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द सिलेबाई। और इन्फिनेटिव का पैसिव जब हम करते हैं तो ये होता है टू बी रिवाइज्ड। जरा देख लो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट हो जाता है, तो हमने सब्जेक्ट बना दिया। वर्ब जो है आमतौर पर वाज वेयर इज एम और वाज वेयर जोड़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन अगर टू के साथ रहेगा वर्ब तो एकरा में इज एम और वाज वेयर नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। सीख लो, इन्फिनेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? बी जोड़ करके, केवल बी और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव हो गया। और अगर इन्फिनेटिव यानी टू वाला वर्ब ना है तब तो ओकरा में इज एम आर या वाज या वेयर। अरे इधर ध्यान दो ना जी, क्या करे, उसके आने पर पूरा फोकस कर ले, कौन कपड़ा पहन के ले है, लेट काहे आया, कहाँ बैठ रहा है, देख तो लें। इतना समझाते हैं, ये सब कचरा दिमागवा से निकाल यार, सन्यासी बने पड़ते। हाँ, तो हम अभी बता रहे हैं, कोई भी तुमसे पूछ ले कि जरा एक पैसिव वॉइस बना तो भाई, इस वर्ब का पैसिव वॉइस में बदल दो तो, वाह क्या बात है, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, टू बी डन हो गया। और अगर मान लीजिए केवल डू रहता तो तब ये होता इज डन, या वाज, नहीं सॉरी, डिड रहता तो वाज डन, डू रहेगा तो इज डन। लेकिन इसको अगर ये वर्ब अगर इन्फिनेटिव फॉर्म में है तो इसमें बी जोड़ेंगे, उसमें इज जोड़ेंगे। तो अब सवाल है कि पैसिव तो हमने इसको कर दिया, और इट इज टाइम को तो करना नहीं है, इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे और इसी से सेंटेंस शुरू होगा। क्या करें? तो एक रूल है कि इस तरह का कीजिएगा तो फॉर प्रीपोजिशन से आप इसको इस सेंटेंस में जोड़ दीजिए, फॉर प्रीपोजिशन लगा करके उसको इस सेंटेंस से जोड़ दीजिए। ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस, जरा ध्यान देना, जटिल चीज है। इट इज टाइम फॉर द सिलेबाई टू बी रिवाइज्ड, पैसिव वॉइस। तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, नियम तो हम आपको कुछ कुछ बताए हैं, एक काम जरूर कर लीजिए कि इट इज टाइम वाला ऐसा अगर रहेगा, इट इज टाइम, उसका पैसिव वॉइस इट इज टाइम से ही शुरू करेंगे, फॉर लगा करके, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो पैसिव बनाए हैं उसको बना के फॉर से इनके साथ जोड़ देंगे। इसको याद रखिए, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा कि काहे ऐसे करते हैं, वो बात की चीज है। फिलहाल हम याद रखेंगे कि फॉर लगा करके बना देंगे। इसका बनाओ तो,
बनाओ तो इसका पैसिव इट इज, फिर से बोलो, इट इज टाइम फॉर, अरे महान आत्मा, हम सोचे फॉर के बाद टू बी टेकन है कि फॉर के बाद पहले ऑब्जेक्ट देंगे तब टू बी टेकन हम देंगे। फिर से बोलो। तो तुम माने पूरा मन से चालाकी खेलने आए हो क्लास में कि पैटर्नवा को देख करके बोलते हो? इट इज फॉर द एक्सरसाइजेज टू बी टेकन, बस हो गया। इट इज टाइम फॉर द एक्सरसाइजेज टू बी टेकन। सामने बनवा रहे हैं और उसके बाद भी मन न लहलो यहाँ पर चालाकी, यहाँ पकड़ा गए, यहाँ पकड़ा गए ना चालाकी, नहीं करो चालाकी, सीखो एकदम सन्यासी बन करके। द प्रैक्टिस ऑफ, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, भूखे मरना भी और भूखे मारना भी। जरा समझिए, इसको कहते हैं, ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। अच्छा, जरा सिखा दीजिए तो सर। तो देखिए, जरा बताइए तो कि किस सेंटेंस में स्टार का दो मतलब बताए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। भूखे मरना इस बिना ऑब्जेक्ट का, ये इंट्रांजिटिव है। अब भूखे मार देना किसी को, ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, किसी को मारना, खुद को मर जाना, राइट। तो किसमें ट्रांजिटिव और किसमें इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है? कुछ नहीं बताएगा। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही डाइड, ही किल्ड, मान लीजिए हार दे दीजिए, तो ये तो अपने मर गया, ये मरा नहीं, ये किसी और को मार दिया। ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, बिना ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है। अब आइए कि इस सेंटेंस के अर्थ से पकड़ में आएगा कि ये ट्रांजिटिव के रूप में यूज हुआ है या इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है ना होगा। कहता है कि ये जो धंधा है, आदत है बच्चों को भूखे रखना, कब? इन ऑर्डर टू, किस लिए भूखे रखना भाई? क्योर डायरिया, डायरिया पेट का बीमारी है, डायरिया को ठीक करने के लिए बच्चों को खाना मत दीजिए तो लगता है कि उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। कहा कि ये जो आदत है ये एग्रवेट्स, यानी स्थिति और बिगाड़ देता है। मतलब डायरिया से पीड़ित बच्चे को इलाज के नाम पर अगर खाना नहीं देते हैं तो उसका स्थिति, डायरिया तो नहीं है ठीक होगा, और कमजोर हो जाएगा और मर भी जा सकता है। सिचुएशन एग्रवेट मतलब और बिगड़ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, टेढ़ा चीज है ये सब। सेट मतलब डिस्कशन तभी समझ में आएगा जब अंग्रेजी का जो बेसिक फाउंडेशन है एकदम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम बताते जाते हैं।
कि यहाँ पर स्टार्व जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है, बच्चों को भूखे रखना या भूखे मारना नहीं, भूखे रखना। किस मकसद से? इन ऑर्डर टू बताता है मकसद, उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? तो उनका डायरिया का बीमारी ठीक करने के लिए। तो कहता ये जो धंधा है ना, प्रैक्टिस धंधा, ये हालत को, सिचुएशन को आओ बिगाड़ देगा, डायरिया ठीक नहीं करेगा। डायरिया बीमारी तो अपने जगह पर रही है, ये है भूखे रहने से और बच्चा मरने की स्थिति में आ जाएगा। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, वाह, नो इम्प्रूवमेंट। समझ में आई बात? अब इसको और दूसरे तरीके से समझाते हैं। इस सेंटेंस में के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, नहीं एक एगो है, एक एगो, सॉरी। अब हम आपको बता दें कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो ये है पहला वर्ड प्रीपोजिशन से पहले, और वर्ब कौन है, तो ये है आपका वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। और ये बिचवा में ये क्या कर रहा है? ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रेन, ये एक विशेषण के जैसा काम कर रहा है, जो बता रहा है कौन चीज का आदत, कौन चीज का धंधा, कौन चीज का परंपरा, तो बच्चे को भूखे रखना, ये वाला धंधा। तो ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम कर रहा है विशेषण की तरह। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, और इसको घर जा करके 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपको इसमें एक इडियम यूज हुआ है, स्मेल ए रैट। हाँ, मतलब कुछ षड्यंत्र होने का, कुछ साजिश होने का शक, कुछ साजिश होने का मन में शक होना। दाल में काला का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन ही इज एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जब उसका कंपटीटर जो बहुत ज्यादा इनवियस था, वो आकर के हाथ मिला रहा है, एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कौन? तो कंपटीटर है और दोस्ती करे आ रहा है, मतलब समझ ले कि दाल में कुछ काला हो। तो दाल में काला का मतलब डिटेक्टेड समथिंग, डिटेक्टेड मतलब पता लगाना। हाँ, कोई गोपनीय चीज का पता लगाना, किसका? तो कुछ गड़बड़ी, रॉन्ग माने गड़बड़ी का पता लगाना। स्मेल रैट का मतलब गड़बड़ी, आभास होना। तो चलिए, हो गया इसका आंसर 1 नंबर। कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, यानी गहराई से सोचना, गहराई से सोचना, कंटेम्पलेट। कैसे याद रहेगा? तो इसमें आप देखिएगा एक वर्ड है टेम्पल। तो मंदिर उंदिर में आदमी जाता है तो भगवान का चिंतन ही करता है। तो टेम्पल से कंटेम्पलेट याद रखिए कि अच्छा, टेम्पल में लोग कंटेम्पलेट करने ही जाते हैं, चिंतन करने जाते हैं। चलिए, इसे तो याद हो गया। अब इसका विपरीतार्थक क्या होगा? हाँ, आप कोई चीज पर कोई चीज की इतनी परवाह कर रहे हैं कि रात दिन गहराई से सोच रहे हैं, और वही दूसरा आदमी उसका भाव ही नहीं दे रहा, उपेक्षा कर रहा है, इग्नोर कर रहा। और डेइफाई का मतलब तो डेइटी से बना है, और कंसीव का मतलब होता है विचार धारण करना, मन में कोई विचार उठना। और मेडिटेट का मतलब होता है मेडिटेशन, यानी सोचना। असेंबल का मतलब होता है जमा करना या होना या इकट्ठा करना। डिसबैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। डिटैच माने होता है अलग करना, अलग करना। एड्रेस तो पता हो गया। एमास का मतलब होता है
जमा करना। तो ये तो पूछ रहा है सिनोनिम समानार्थी, तो इसका मीनिंग किसमें है? एमास में। असेंबल का मतलब होता है, देखिए असेंबल नहीं, विचार करना, आदमी उदमी जमा होता है एक आध जगह। देखिए जमा भी कई तरह के, हमारे समाज में कई तरह के चीज जमा होते हैं। आदमी एक जगह जमा होता है, भीड़ इकट्ठा होता है, तो उसके लिए आप असेंबल वर्ड की यूज कीजिए। मेनी पीपुल असेंबल्ड, बहुत लोग जमा हो गए इन फ्रंट ऑफ द हीरो, हीरो के घर के सामने जमा हो गया। पानी जमा हो गया तो असेंबल नहीं, कलेक्ट, कलेक्ट, वाटर कलेक्टेड। और हाँ, धन जमा किए हो अगर छुपा करके, धन संपत्ति जेवरात, तब उसके लिए ये वर्ड आता है एमास। हाँ, नेतावा सब बहुत धन जमा कर लेता है, तो पॉलिटिशियंस एमास ह्यूज वेल्थ। एमास माने धन संपत्ति जमा करना। ये हम क्या बताए थे, कई बार बताए हैं कि भाई हम समाज में रहते हैं तो बहुत एक ही तरह का चीज का फिर अलग अलग बहुत सिचुएशन हो जाता है। तो जमा करने का, धन जमा करना है तो एमास, लोग जमा होते हैं तो असेंबल, पानी जमा होता है तो कलेक्टेड, और भी बहुत सारा चीज। हाँ, अनाज जमा करके रखता है व्यापारी लोग कि महंगा होगा तब बेचेंगे। ले, अनाज जो जमा करता है वो कर अंग्रेजी होता है होर्ड। ये हुआ अनाज को जमा करना, होर्डिंग। आता ना कि होर्डिंग पर, होर्डिंग के खिलाफ सरकार जो है अभियान चलाई है। हजारों हजार बोरा जो है जमीन के अंदर गाड़ के रखे हुए था छुपा करके, दाल तो चीनी कि महंगा होगा तब बेचेंगे, और पुलिस रेड में पकड़ लिया। तो होर्डिंग हो गया। अनाज को देखिए, 4-5 को हम जमा करने का अभी वर्ड बता रहे हैं। आप समाज में, समाज के अनुसार ना हम अंग्रेजी सीखेंगे, शब्द बनाएंगे, तो समाज में तरह तरह के चीज जमा करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड है भाई। ओ अच्छा, वाह। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हो इस सिनेमा उनेमा में देखे होंगे कि कैलेंडर टंगा हुआ है तो लगेगा कैलेंडर है, लेकिन कैलेंडर हटाता है तो देखता है कि अरे एगो दरवाजा है। दरवाजा खोलता तो देखता है कि अरे बाप रे, अंदर तो बड़का को जो है स्टोर, स्टोर हाउस, स्टोर रूम बनल है। अब उसके बाद पुलिस खोजती है तो देखते हैं उसमें तो सोना चांदी हीरा मोती जेवरात रखल है। तो दीवारवा में इस तरह के अलमारी बना के जो रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निश। दीवार के अंदर चीजों को छुपाने के लिए। सवाल नहीं हो, ठीक से ध्यान से देख। सी का मतलब होता है कोना, शांत कोना। कहां से गिर रहा है वो? देखियो शहर जो कहीं बड़का को बड़का को ईटा उटा गिरलो तो आदमी सब यही शहीद हो जाए। उधर जाके देखते हैं, बड़ी लगातार गिर रहा है। तो गिरवे करेगा। हाँ हाँ, कोई खास बात ना है। हाँ। और जब वहाँ खड़ा है ओकरा कितना खतरा है।
चलिए हो गया। अरे यार हमने पर ध्यान दे भाई वाह। क्वैस का मतलब होता है रद्द करना। अरे बाप रे बाप। क्वैस का मतलब होता है रद्द करना, तो रिजेक्ट दे दीजिए। क्वैस का मतलब यह कोर्ट कचहरी में कोई फैसला को रद्द किया जाता है, कोई आपके दरख्वास्त को, पिटीशन को रद्द किया जाता है, वो उसी के लिए वर्ड होता है क्वैस। कोर्ट कचहरी का वर्ड है, और आम आदमी इसको रिजेक्ट वर्ड, इसके लिए रिजेक्ट वर्ड यूज करता है। ओ वॉइस है। सब्जेक्ट हो गई कैन परफॉर्म वर्ब ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल, सॉरी ऑल द प्रोग्राम्स, यहां तक ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, ऑल द प्रोग्राम्स। नहीं ना होगा कुछ नहीं, तो कंकड़ पत्थर की पलास्तरा कर रहा है ना, तो गिरता ना है, वही है। ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी परफॉर्म्ड, all the programs can be performed perfectly by this Android। फर्स्ट क्लास तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, ये हो गया ईडियम, प्रीपोजिशनल फ्रेज। मतलब एकदम समय समाप्त होने के 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम अंतिम घड़ी में आया है। माई गेम माई, वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा, भीच, आर कहां से होता ही हो, ये जो भीच प्रोनाउन है, एकर नाउन कौन है, सिंगुलर नाउन है पिज्जा, ए पिज्जा। तो जेकर नाउन ये भीच थोड़ी नहीं, इस भीच का नाउन जो इसके अनुसार वर्ब होगा। तो पिजवा एक है, सिंगुलर है, तो आर कहां से होगा, यहाँ इज ना होगा। तो भैया देखे आगे बढ़ जाओ। आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट, अरे बाप रे बाप, विल के बाद भी1 ना आता है हो, मेट कैसे आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद भी1 नहीं आवेगा, तो विल मीट। डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, नरेशन, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, एकर कंजंक्शन दैट नहीं होता, प्रश्नवाचक का कंजंक्शन या तो इफ होता है या वेदर होता है, सब बच्चा जानता है, वेरी गुड। तो कौन है, ओ माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई, सेकंड पर्सन किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट वाला में। इफ आई वांटेड सम मोर स्वीट्स, 2 नंबर इसका सही है। ओ सेड टू दे दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बदलना जरूरी है, क्योंकि नरेशन का मतलब है क्या, आपको अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब, पहला वर्ब को बदलना पड़ेगा। owing to all the recent negative turn of events in her life, strongly felt evil forces आओ का, इविल फोर्सेस का मतलब होता है बुरी ताकतें। और अरेंज करना है, देखो लिख देते हैं, वी मेड इट ऑफ, मेक के साथ ऑफ होता है। हम लोग इसको किस चीज से बनाए, लकड़ी से बनाए थे इसको। अब यहाँ पर ईट के जगह पर आप चेयर दे दीजिए, टेबल दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, वो प्रोनाउन दिया है। तो वी मेड इट ऑफ वुड, काहे के लिए,
बिकॉज दैट इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल। बोल हो गया, BCBA C। देखो बिसीज का बाकी सब का स्पेलिंग सही है। बिगाइल मैंने ठगना, मोहित करना। ये जब कभी भी ई आई आवे ना तो इसको आई ई में बदल देना, तो ये हो जाएगा बिसीज, माने जब्त करना, कब्जा कर लेना। ई आई को हमेशा आई ई में ही बदल देना, केवल सी रहेगा तभी ये सही होगा। इसके पहले सी रहेगा तब ई आई सही है, सी के अलावा कुछ भी रहेगा तो बदल करके आई ई कर दीजिएगा, ये रूल है। इट इज एविडेंट फ्रॉम करेंट रिसर्च, कहता है वर्तमान में जो रिसर्च चल रहा है उससे स्पष्ट हो गया, एविडेंट माने स्पष्ट हो गया है, दैट यंग एडल्ट्स, मतलब 20-25 साल का लड़का। बताइए, यंग एडल्ट्स तो प्लूरल दिख रहा है ना, प्लूरल है, ओकरा साथ ईज होगा कि आर होगा, और मोर लाइक नहीं, मोर लाइकली, तो आर मोर लाइकली टू डेवलप। हाँ, ये बता देता है। बहुत अच्छा चीज है। लाइक एक तो वर्ब है कि जैसे आई लाइक पिज्जा, ठीक है, पसंद है हमको, तो लाइक वर्ब हो गया। लाइक प्रीपोजिशन भी है, ही स्पोक लाइक लॉयर, ये लाइक प्रीपोजिशन है। वो एक वकील के जैसा बोला, लाइक ए लॉयर, यह लाइक जो है यहां पर प्रीपोजिशन हो, ठीक। सोचो 5 फीट लंबा है, सो सकते हो। तो ही स्पोक लाइक ए लॉयर में लाइक प्रीपोजिशन है, तो लाइक वर्ब है और लाइक प्रीपोजिशन है। बात आइए लाइकली क्या है। लाइकली है एडजेक्टिव, जेकर 100% मीनिंग हो, ये 100% इसका मीनिंग है मे, यानी पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। आप हर वो जगह पर आप मे को हटा करके लाइकली का प्रयोग कर दीजिए, एकदम सही है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। 100% इसको आप इस तरह से भी लिखिएगा, एकदम सही है। इट इज लाइकली, अब टू रेन के साथ इंफिनिटिव दे दीजिएगा, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। क्या सीखे अभी? हर समय सोचते रहो कि क्वेश्चन में कहाँ सीखे हम, तब सीख पाओगे। एकदम अपने से सवाल करते रहो, रिवीजन तुरंत अभी के अभी करते रहो। ई वाला क्वेश्चन में सर क्या बताए, ई वाला में सर बता रहे हैं लाइक और लाइकली में अंतर। तो लाइक तो बता दिए अंतर, लाइक तो बता दिए, दो अर्थ में प्रयोग होता है। लाइकली अभी बता रहे हैं तो कहते हैं कि ये मे के अर्थ के जैसा प्रयोग होता है, जो अर्थ मे के है वही अर्थ लाइकली का है। अंतर क्या है कि लाइकली के बाद हम जो वर्ब देंगे उसमें टू लगा के देंगे, मे का प्रयोग करेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। ना समझ में आया? और लाइकली का मतलब क्या हो गया? संभावना। मे का मतलब जो है वही लाइकली है, तो मतलब संभावना। तो ये पूछते रहिए कि अच्छा
क्वेश्चन नंबर 92 में ये चीज हमको सीखे लगे, मिला, बढ़िया चीज मिला हो, वाह। ये वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है, ओहो। आइए एडजेक्टिव। अब इसमें गलती, नॉट कंप्लाइंग विथ में गड़बड़ी है। यहां इस सेंटेंस में क्या सीखने जा रहे हो? प्रीपोजिशन का गलती। क्या है प्रीपोजिशन? तो बहुत सारा अंग्रेजी में वर्ब है जिसके साथ फिक्स्ड है कि प्रीपोजिशन कौन यूज होगा। कंप्लाई के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन यूज होता है, और कंप्लाई विथ का मतलब होता है पालन नियमों का, पालन करना। कंप्लाई विथ का मतलब है कि आपको कोई आदेश या इंस्ट्रक्शन दिया गया है और आप एकदम हाँ में हाँ मिला करके उसका पालन कर दिए, तो कंप्लाई विथ। नॉट कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द लॉज, जितना भी कानून बना हुआ है उसका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? कैन लैंड यू, तब आपको गंभीर परेशानी में डाल देगा, घोर परेशानी में आपको डाल देगा। कब? जब आप किसी भी कानून का पालन नहीं करिएगा। कंप्लाइंग विथ, क्लियर हुआ? तो इसमें क्या सीखें? इसमें सर यही बताए कि बहुत सारा वर्ब है जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स्ड है कि वही वाला यूज होगा, ओकरा बदले के कोशिश ना कभी करियो। उदाहरण में एक गो याद रखेंगे, कंप्लाई के साथ विथ, ऐसे करके याद हर समय एकदम पूछते रहिए, एकदम जगा के रखिए। अब आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है, कह रहा है आशावादी व्यक्ति। आशावादी व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओ, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वो आदमी को कहते हैं जो कि हर चीज में गलती निकाल देगा। हर अच्छा चीज में गलती निकालने वाले सनकी आदमी को सिनिक कहते हैं। ये हो गया निराशावादी, और ये हो गया चमचा, पिछलग्गू, चापलूसी करने वाला व्यक्ति, साइकोफैंट। कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड आ रहा है, एक और सेट में इतना ज्ञान बढ़ जाता है यार। तो इसमें हम लोग 4 वर्ड 5 वर्ड सीख लिए। एक जो दिया हुआ है सो, नहीं 4 गो, हाँ 5 गो, नहीं नहीं यही 4 ना, ऊपर में तो वर्ड ना, हाँ यही 4 है। ये तो 4 वर्ड सीख लिए। ये हो गया भगवान में भी गलती अगर निकालने कहोगे तो ये पगला आदमी उसमें भी गलती निकाल देगा। ये आशावादी, ये निराशावादी, और ये हो गया चापलूस, चमचा। ग्रेटिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज, आवाज कर्कश, एकदम चिल्लाने की आवाज, ग्रेटिंग, लाउड वॉइस। अच्छा, तो हॉर्स दे दे कर और का, ओ एंटो है रे तेरा के। म्यूजिकल, म्यूजिकल का मतलब एकदम सुरीला, आयो कर्कश। अब बढ़िया लग रहा है, सीखे में आ गया। विषय तो पता चलिए जा रहा है कौन विषय पर है, कौन टॉपिक पर है हो। तो टॉपिक है चिल्ड्रेन, बच्चा पर ये टॉपिक है। और और बच्चे पर किस बात को लेकर के ये लिखा है? तो वो हो गया एजुकेशन। तो बच्चे के एजुकेशन पर यही टॉपिक हो, बच्चा का एजुकेशन पर ये लिखा हुआ 3-4 सेंटेंस का छोटा सा पैराग्राफ है। बड़ा अच्छा है सर, आइए ना भरते हैं, मजा आएगा।
कैसे? इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है नजरिए से। अगर कहता है कि शिक्षा के नजरिए से, शिक्षा के भाषा में, शिक्षा के शब्द में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के नजरिए में बच्चे मस्ट रिसीव प्रॉपर केयर। अब अगर तू लोग के ऑफिसर बनने के गुण होगा तो आज एकदम फर्स्ट क्लास चैलेंज आ रहा है तोने के सामने। मतलब दो तरह के लोग होता है, एगो सपना खाली देखता है कि हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे, करता कुछ नहीं है। एगो जानता है कि कहे से और सपना देखे से नहीं, पल पल एकदम चुनौती का सामना करना है और इस तरह के सिचुएशन से मैं अपने आप को हमेशा रखना है चुनौती वाले में। तो आप लोग चुनौती वाले में रखने वाले लोग हैं। आइए कि अब हमको भरना है कि शिक्षा के मामले में बच्चे को जरूर मिलना चाहिए, बच्चे को जरूर मिलना चाहिए। क्या? 3 चीज कह रहा है। पहला हो गया केयर, दूसरा यहां पर भरेला कह रहा है, और तीसरा दिल है स्कूलिंग। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर इसको बता देगा कोई, लेकिन आंसर से नहीं, हम कारण पूछेंगे। तुम क्या समझते हो जो बिजनेस भी कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो आईएएस से कम ब्रेन नहीं रखता है। ब्रेनवा कहीं भी अगर आईएएस वाला है तो वो बिजनेस शुरू करेगा और आगे जाके हजारों करोड़ के मालिक बन जाएगा। कैसन ब्रेन? यही वाला। अभी ये लो है तो टेस्ट के बारी कि बोलो। अब इसमें गाइडेंस होगा, ड्रेस होगा, बच्चा को हमेशा मिलना चाहिए कपड़ा, गाइडेंस, निर्देश, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, गाइडेंस का मतलब परामर्श कहिए, कपड़ा, खाना या मदद। 3 चीज। अब इस 3 तिक्रम का किस नियम से ये 3 तिक्रम को, ये 3 शब्द को यहां यूज किया है, किसके लिए, उसी हिसाब से तय कर चुके कि सभी सही है। बच्चा को कपड़ा भी मिलना चाहिए, बच्चा को मार्गदर्शन भी मिलना। गाइडेंस का मतलब हो गया मार्गदर्शन, तो बच्चा को सही मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए, बच्चा को कपड़ा भी मिलना चाहिए, बच्चा को अच्छा खाना भी मिलना चाहिए, बच्चा को जरूरत है तो मदद भी मिलना चाहिए। अब बताओ केकरा में कौन भरोगे? चारों सही लग रहे हैं। वजह बताओगे? हम तुम जान रहे कि तुम आंसर लेके बैठा हुआ है। नहीं नहीं, केयर एक अलग चीज है। केयर का मतलब हो गया कि आप मन में रखे हुए हैं केयर। हेल्प का मतलब है कि अब आप उसको कर रहे हैं। केयर को अगर आप करते हैं तो वही बनता है हेल्प। हाँ, तुम करीब आ रहे हो, अच्छी बात है। इसी को और स्पष्ट बोलने का कोशिश करो, हम वही डेवलप करना चाहते हैं। और बाकी लोग भी भाग लीजिए ना, कितना चालाकी कर रहा है कि देख रहा कि बनाइए रहता बच जो रहे। फिर तू जबरदस्ती बोल देगा हमको डंडा दिखा करके कि गाइडेंस से होगा। पढ़ाई लिखा में ही चला ही हो। यहाँ सॉलिड रीजन बताना पड़ेगा। जैसे बोला ना तो 50% तो सही बोलिए दिया है। हाँ, एजुकेशन के लिए लक्ष्य है एजुकेशन देना। एजुकेशन, बच्चे का पूर्ण एजुकेशन कहां से आवेगा? तो आप बच्चा है तो कम उम्र का है तो केयर तो आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए स्कूल की पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो ये तीनों का लक्ष्य कहां जा रहा है? तीनों वर्ड एजुकेशन के तरफ। तो एजुकेशन के लिए वो सही बोला कि ड्रेस ना भी रहेगा
तो साधारण कपड़ा में चला जाएगा। खाना अगर ना भी है, हालांकि जैसा भी तैसा भी है, खा के लोग पढ़िए रहा है, हेल्प मिले या ना मिले उसको तो आप पढ़ना अपना बुद्धि से है कि तोर बुद्धि से पढ़ना है, उसमें हेल्प की क्या जरूरत है, नहीं। तो इसका मतलब है एजुकेशन मिलेगा, ये तीन चीज वह रहेगा तब। ये रीजनिंग लगा पड़ता है। वेन बाई चाइल्ड मैरिज, हाँ, अब कहता है बाल विवाह का, बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करना होगा। आउटलॉ का मतलब होता है गैर कानूनी घोषित करना। आउटलॉ का मतलब, अब कितना बढ़िया वर्ड है वो सिखा रहे हैं जो कि आईएएस बना देगा आपको। आउटलॉ, वो तो आईएनजी लगा दिया, वो तो जरूरत के हिसाब से वर्ड है आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई चीज समाज में हो रहा है, कोई भी आदमी कर रहा है, सरकार उसको बाद में आगे जा करके गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसे किसी, अभी हिंदुस्तान में बहुत सारा राज्य में शराब पीना गैर कानूनी नहीं है, बिहार में 100% ये आउटलॉ है, तो गैर कानूनी हो गया, सरकार घोषित कर दिया। तो कहता है कि चाइल्ड मैरिज को गैर कानूनी घोषित करके, बाय आउटलॉइंग, द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी, तब आप इनविजन का मतलब है सपना या कल्पना, तबे आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चे के सर्वश्रेष्ठ भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। क्या बढ़िया बढ़िया वर्ड आ रहा है, रे बाप रे बाप, क्या स्टैंडर्ड का अंग्रेजी सीखा जा रहा है। ये सब सेट का डिस्कशन जो अगर मन लगा के कर लेगा ना 20-25 सेट में, तो और घर जाकर के 3-4 बार दोहरावे, बार बार दोहरावे, इतना में ही उसका 80+ नंबर आ जाएगा। तो देयर इज इकोनॉमी, और कहता है कि जब अगर कोई आर्थिक संकट आवे बच्चा को, तो मेनी प्रोग्राम मस्ट बी हेल्ड, कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया जाना चाहिए, सो दैट, ताकि, काय के लिए, दे, कौन, बच्चा कैन क्या करे, लर्न, बच्चा, हाँ, प्रोग्राम स्कूल में बच्चा को ट्रेनिंग दीजिए कि अगर पैसे की तंगी हो तो आप कैसे आप लड़ेंगे अकेले अपने बल पर, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, एंड कैसन, इफेक्टिवली भी, असरदार तरीके से, और इफिशियंटली का मतलब है कम रिसोर्सेज रहने के बाद भी। वो तो इफेक्टिव, वो वर्डे नहीं है, वो धरती पर वर्डे नहीं है, वो अंग्रेजी में वर्डे नहीं है, गलत दिए हुए, वो है ही नहीं। अब घर जाकर के जरा एक एक पॉइंटवा को बढ़िया से पढ़ो, चैप्टर वाइज बता दिए।